हेलो फ्रेंड्स, पंकज भारद्वाज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे फिजिकल केमिस्ट्री की सीरीज़ की, जिसमें केमिकल काइनेटिक्स यूनिट रनिंग है, जिसमें मैंने आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस एंड रेट कांस्टेंट डिटर्मिनेशन के बारे में बताया था। आज हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, दैट इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस। आप लोग जानते ही हैं, रिएक्शंस इन विच rate of reaction is directly proportional to second power of concentration term of reactant molecules are known as second order reactions। ऐसे रिएक्शन जिनमें रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की सेकेंड पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उन रिएक्शंस को हम सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस कहते हैं। ये वैसे तो कई टाइप से मैं शो कर सकता हूँ, तो मैं अलग अलग तरह से सबसे पहले सिंगल रिएक्टेंट लेके इनकी स्टडी करूँ। सिंगल रिएक्टेंट लेके मैं इनकी स्टडी कर रहा हूं। तो ये केस फर्स्ट मानिए यार, मान लीजिए कोई रिएक्टेंट है ए, ये मिलके बना रहा है, ये रिएक्ट करके बना रहा है प्रोडक्ट एट टी इज इक्वल टू 0 टाइम। इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन दी हुई है ए मोल पर लीटर और प्रोडक्ट एज यूजुअल 0 है। टी टाइम पर एक्स मोल इसके रिएक्ट कर गए, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हो गई ए माइनस एक्स और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हो गई x। हम जानते हैं एज पर डेफिनेशन, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A पावर 2, या रेट इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी हटेगी तो एक कांस्टेंट आएगा K, AT की पावर 2। AT इज व्हाट? इट इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट T टाइम। अगर मैं वैल्यूज x की टर्म में पुट करता हूं, तो आप लोग जानते हो रेट को मैं कैसे शो कर सकता हूं, काफी बार हमने देख लिया, अब तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ dx अपॉन dt के, और t टाइम पर जो a की कंसंट्रेशन है वो है a माइनस एक्स, तो ये a माइनस एक्स की पावर 2। x के वेरिएबल्स एक तरफ कर लें, बिना x वाले एक तरफ कर लें, तो ये नीचे आ जाएगा और k dt वाली टर्म ऊपर चली जाएगी, तो हो जाएगा dx अपॉन a माइनस एक्स की पावर 2 इज इक्वल टू k dt। अब इस फॉर्म में है तो मैं लिमिट लगा देता हूँ इंटीग्रेशन के साइन के साथ में, लिमिट लगा दी 0 टू x और लिमिट लगा दी 0 टू t। अगर मैं इंटीग्रेशन पूछूं आपसे 1 अपॉन a माइनस एक्स के स्क्वायर का, तो आप लोग जानते हैं ये वैल्यू आती है 1 अपॉन a माइनस एक्स, ये इंटीग्रेशन है, लिमिट है 0 टू x k dt, लिमिट है 0 से k। तो पहले अपर लिमिट पुट करूंगा x की जगह x और बाद में माइनस करके लोअर लिमिट पुट करूंगा 0, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन a माइनस एक्स, अपर लिमिट पुट की x की जगह x माइनस 1 अपॉन a माइनस 0 इक्वल टू a, और यहाँ भी ये बन जाएगा k इंटू टी। तो पहला एक्सप्रेशन जो मुझे रेट कांस्टेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का मिला है, दैट इज 1 अपॉन a माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन a इज इक्वल टू k t। तो इसको अगर मैं देता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मैं दे सकता हूं इक्वेशन नंबर 2। हम जानते हैं हम a माइनस एक्स को क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ A एट t टाइम माइनस 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A एट 0 टाइम इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाय t। तो एक ही बात है, दो अलग अलग तरह से मैंने इसको रिप्रेजेंट किया। और अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो ये क्या बन जाती है इक्वेशन, a मल्टीप्लाई बाय a माइनस एक्स, ऊपर तो आ जाएगा a माइनस ए और माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस एक्स इज इक्वल टू के टी। तो एक बड़ी सिंपल सी इक्वेशन और आ जाती है रेट कांस्टेंट की, x इज इक्वल टू, ये तो कैंसिल हो गया बेटे, t अपॉन में चला गया 1 अपॉन t x अपॉन a मल्टीप्लाई बाय a माइनस एक्स। इसको मैं इस तरह से ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास के अलग अलग एक्सप्रेशंस आ गए हैं। हम जानते हैं जब हम काइनेटिक्स स्टडी करते हैं तो फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर में जिन स्टेप्स को लेके मैं चला था वो स्टेप्स में लेके चल रहा हूँ, जिसमें मैं टोटल 6 पॉइंट्स के अंदर स्टडी कर रहा हूँ। फर्स्ट में मैं क्या करता हूँ, रेट कांस्टेंट और रिएक्टेंट की रिमेनिंग कंसंट्रेशन का रिलेशनशिप निकालता हूँ। आप देख पा रहे हैं ये रेट कांस्टेंट है और ये रिएक्टेंट की रिमेनिंग कंसंट्रेशन, इसका रिलेशनशिप। सेकेंड पॉइंट में हम क्या पढ़ते हैं, सेकेंड पॉइंट में हम पढ़ते हैं यूनिट ऑफ की। तो ये सारा फर्स्ट पॉइंट के अंदर आती है सारी कैलकुलेशन, ये सारी कैलकुलेशन किसमें आती है, फर्स्ट पॉइंट में आती है। अब मैं बात करता हूँ यूनिट ऑफ की, अब मैं बात करता हूँ यूनिट ऑफ की।
आई। तो सेकंड पॉइंट की बात करें, यूनिट ऑफ के की बात करें, तो हम कैसे बोल सकते हैं? सेकंड पॉइंट, यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ के। हम लोगों ने पहले से एक जनरलाइजेशन की हुई है यूनिट ऑफ के के अंदर, यूनिट ऑफ के मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन एंड टाइम या मिनट इनवर्स कर। तो जब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगी n इज इक्वल टू 2 होगा, तो यहां जब मैं 2 पुट करूंगा तो 1 माइनस 2 पावर -1 में आ जाएगी, तो k की यूनिट हो जाएगी मोल पर लीटर की पावर -1, और टाइम इनवर्स लिख दो चाहे मिनट इनवर्स लिख दो। तो इस तरह से मैं k की यूनिट भी निकाल सकता हूं सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए। तो ये इक्वेशन नंबर 5 हो जाएगी। फिर हम बात कर रहे थे, आप लोग जानते ही, किसकी बात करता हूं? फिर मैं बात करता हूं बच्चों लाइफ टाइम पीरियड। फिर मैं बात करता हूं लाइफ टाइम पीरियड की, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? हम बात करते हैं एलटी से। हम बात करते हैं लाइफ टाइम पीरियड की, द टाइम पीरियड विद इन विच ऑल रिएक्टेंट गॉट रिएक्टेड, यानी कि इतना टाइम बीत जाए जब रिएक्टेंट सारा का सारा डिकम्पोज हो जाएगा, उस टाइम को हम क्या बोलते हैं? लाइफ टाइम पीरियड। और जब भी लाइफ टाइम पीरियड आता है, यानी कि व्हेन एवर टी इज इक्वल टू टी एल टी, तो 100% a माइनस एक्स बिकम्स 0। ये कब हो सकता है? जब x की वैल्यू किसके बराबर हो जाए? a के बराबर। इतने बात आप समझ सकते हैं, जब डिकम्पोज अमाउंट, मतलब जाने वाली अमाउंट इनिशियल अमाउंट के बराबर हो जाएगी, तो रिएक्टेंट की रिमेनिंग कंसंट्रेशन कितनी बचेगी? 0 बचेगी। तो मैं क्या अपने एक्सप्रेशन में पुट करूं इसको? मैंने आपको कहा k इज इक्वल टू 1 अपॉन टी x अपॉन a माइनस एक्स, ये मैंने इक्वेशन बताई आपको। तो अगर मैं t की जगह पे t लाइफ टाइम पुट कर दूंगा, तो ये इक्वेशन बन जाएगी t एल टी इज इक्वल टू 1 अपॉन के, x की जगह तो आ जाएगा a, लेकिन बेटे a माइनस एक्स की जगह क्या आ जाएगा? 0। a माइनस एक्स की जगह क्या आ जाएगा? 0। तो जब 0 आ जाएगा नीचे, तो ये t एल टी क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की तरह सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में भी रिएक्शन का लाइफ टाइम पीरियड इनफाइनाइट है। इसका मतलब दीज रिएक्शंस आर आल्सो नॉट गोइंग टू कंप्लीट। ये भी रिएक्शन कभी भी 100% कंप्लीशन में नहीं जाती, बिल्कुल वैसे जैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस भी कभी कंप्लीट नहीं होती। यानी कि इन तीनों रिएक्शन से अगर हम कंपेयर करें, तो बस एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन से जो कंप्लीशन में जाती है, जिनके लाइफ टाइम पीरियड की वैल्यू कुछ ना कुछ है, लेकिन इन दोनों फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर दोनों रिएक्शंस में लाइफ टाइम पीरियड आता है इनफाइनाइट, यानी कि रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकती। लाइफ टाइम पीरियड के बाद हम बात करते हैं यूजुअली हाफ लाइफ पीरियड की। लाइफ टाइम पीरियड के बाद हम बात करते हैं हाफ लाइफ पीरियड की। हाफ लाइफ पीरियड कौन सा टाइम पीरियड होता है? वो टाइम पीरियड जिसमें रिएक्टेंट अपनी 50% अमाउंट को रिएक्ट करवा देगा। तो मैं फोर्थ पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं, हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड, the time period within which 50% of reacted got reacted is called as half life period। तो अगर मैं कहता हूं मेरा एक्सप्रेशन है t is equal to 1 upon k multiply by x a multiply by a minus x, तो इस एक्सप्रेशन में मैं काम कर सकता हूं, मैं कह सकता हूं at t is equal to t 50%, क्योंकि हाफ लाइफ पीरियड की जो सिंबल है वो या तो t 50% है, या मैं t 1/2 से डिनोट करता हूं। तो t 50% पर क्या होगा बच्चों? रिमेनिंग अमाउंट ऑफ यही है, ये कितनी बचेगी? इनिशियल अमाउंट की हाफ बचेगी। तो चाहे मैं a माइनस एक्स a/2 कहूं, और चाहे मैं लिखूं x इज इक्वल टू a/2, बात तो ये क्यों ली? जब रिमेनिंग अमाउंट a/2 के बराबर है, तो खर्च हो चुकी अमाउंट भी किसके बराबर होगी? a/2 के। इन वैल्यूज को अगर मैं यहाँ पुट करूं, तो t की जगह कर दिया मैंने t 50%, 1 अपॉन k, x की जगह में लिख रहा हूं a/2, नीचे a, और a माइनस एक्स की जगह में क्या लिखूंगा? a/2। तो बच्चों ये a/2 से a/2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ जो t 50% का फॉर्मूला आ रहा है वो आएगा 1 अपॉन ak या 1 अपॉन k। इसको मैं 6 नंबर इक्वेशन कह देता हूं। अगर आपको मैं कंपेयर कर रहा हूं जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की, तो आपको याद होगा, अगर मैं आपको कंपेयर कर रहा हूं तो आपको याद होगा कि सबसे पहले मैंने आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ाई थी,
तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में टी 50% कितना आ रहा था आपको याद हो तो ये आ रहा था a/2 के। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो टी हाफ आ रहा था या टी 50% आ रहा था वो आ रहा था 0.693 अपॉन के। और अभी हमने सीखा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में कितना आ रहा है टी 50% इज इक्वल टू 1/ke। तो यहां से मुझे एक आइडिया हो गया, मुझे पता लग गया यहां जो टी हाफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए है। यहां जो टी हाफ है या तो बोल दो ए पे डिपेंड ही नहीं करता, और या मैं क्या बोल सकता हूँ मैथमेटिकली ए की पावर 0 के प्रोपोर्शनल है। और थर्ड केस में जो टी 50% आ रहा है वो ए की पावर -1 के प्रोपोर्शनल है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ पीरियड इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ पीरियड डिपेंडिंग नहीं करता इनिशियल कंसंट्रेशन पर, और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ पीरियड इनिशियल कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसको हम एक जनरलाइजेशन से शो करते हैं बच्चों, ये बहुत काम आती है। कभी भी किसी रिएक्शन का जो हाफ लाइफ पीरियड होता है वो रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ में इस तरह से रिलेट करते हैं। आप लोग देख सकते हैं जहां n क्या है, n है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एग्जांपल के तौर पर अगर z और r होगी, n की वैल्यू 0 है तो 1 - 0 1, तो t प्रोपोर्शनल टू a हो जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 - 1 = 0, तो a पे डिपेंड ही नहीं करेगा। और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी तो 1 - 2 - 1, तो t प्रोपोर्शनल टू a की पावर -1 का मतलब a बढ़ेगा तो t अब क्या होगा, कम होगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ पीरियड होता है वो रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आइए अब हम बात करें फिफ्थ पॉइंट की, दैट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अब हम बात करें फिफ्थ पॉइंट की, दैट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, अब मैं बात कर रहा हूं फिफ्थ पॉइंट की, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ SOR। हर बार की तरह हम इसको पढ़ते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस। आइए मैं आपको वेरिएबल्स दे देता हूं। अगर हम कर्व स्टडी करेंगे तो पहला कर्व, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ कर्व। आइए सबसे पहले मैं बात करूंगा कर्व बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसको मैं 80 से भी डिनोट कर सकता हूं। दूसरा कर्व मैं पढ़ूंगा रेट ऑफ रिएक्शन विद कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टी टाइम की स्क्वायर के साथ। तीसरी में बात करूंगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 80 वर्सेस टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट कर्व है, वर्सेस टाइम। चौथी में बात करूंगा रेसिप्रोकल ऑफ 80 विद टाइम। पांचवी में बात करूंगा टी हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन की, और लास्ट में बात करूंगा टी हाफ और 1 इनिशियल कंसंट्रेशन। ये टोटल 6 कर्व्स में बनाने वाला हूं। आप लोग सब जानते हैं कि क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 80 का स्क्वायर। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 80 का स्क्वायर। तो क्या मैं ठीक कह रहा हूं कि y एक्सिस पे तो लिया है आपने रेट और x एक्सिस पे लिया है आपने 80, तो क्या इस तरह की कर्व की नेचर पैराबोलिक नहीं होती क्या? जैसे मान लीजिए ये अगर डबल होगा तो y 4 टाइम्स होगा, ये अगर 3 गुना होगा तो y 9 गुना हो जाएगा। यानी कि जिस स्पीड से x बढ़ेगा उसकी स्क्वायर की स्पीड से y बढ़ेगा। तो y में होने वाला जो चेंज है वो x में होने वाले चेंज का स्क्वायर होगा। तो इस तरह के जो कर्व्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं पैराबोला। तो ये जो कर्व आएगा, ये कर्व आएगा बेटा पैराबोला। तो पैराबोला कर्व किस तरह से आते हैं? पैराबोला कर्व आपके इस तरह से आते हैं। ये कैसा है? पैराबोला कर्व है। अगर ये इतना बढ़ेगा तो ये यहाँ पे आएगा, ये इतना बढ़ेगा तो ये बहुत ज्यादा स्पीड से, आप देख पा रहे हैं कि y एक्सिस में जो ग्रोथ है वो ज्यादा फास्ट है, किसके कंपैरेटिवली? x एक्सिस कंपैरेटिवली। तो इस तरह के कर्व को हम क्या बोलते हैं? पैराबोलिक कर्व। तो पहला जो कर्व आता है पैराबोला।
अब ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, रेट तो 80 स्क्वायर के ही प्रोपोर्शनल था। सेकंड कर्व की बात करूंगा अगर, तो रेट इज प्रोपोर्शनल टू 80 स्क्वायर, तो ये दोनों तो प्रोपोर्शनल ही है दोनों वेरिएबल्स। मैं इस बार कर्व x और y और x के बीच में नहीं प्लॉट कर रहा, इस बार मैं कर्व प्लॉट कर रहा हूँ y और x स्क्वायर के बीच में। तो ये कैसे हैं, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं, और अगर एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं तो कर्व कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। सेकंड कर्व। थर्ड कर्व बड़ा इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट कर्व है। इसके लिए मैंने आपको सिखाया कि 1/80 इज इक्वल टू 1/a0 प्लस kt। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा आप लोग बच्चों, जब t इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ये टर्म तो खत्म हो जाएगी, तो 1/80 क्या हो जाएगा, 1/a0 के बराबर। जब 1/80 इज इक्वल टू 1/a0 तो ऑब्वियस सी बात है 80 इज इक्वल टू a0, 80 इज इक्वल टू a0, यानी कि t इज इक्वल टू 0 टाइम पर 80 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो वैल्यू आएगी a0 के बराबर। और ये बात तो वैसे भी बताने की जरूरत नहीं है, स्टार्टिंग में रिएक्टेंट कितना लिया जाता है, a0 या a0 लिया जाता है। उसके बाद क्या होगा टाइम के साथ साथ, देखिए इधर, उसके बाद जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, अब ये टर्म तो आपकी जो आ गई वो आ गई, इंटरसेप्ट मान लो इसको। अब जैसे से t बढ़ेगा, ध्यान दीजिएगा, 1/80 की वैल्यू बढ़ेगी, जैसे से t बढ़ेगा 1/80 की वैल्यू बढ़ेगी, और अगर 1/80 की वैल्यू बढ़ेगी तो 80 की वैल्यू कम होगी। इसलिए ये जो कर्व्स आते हैं ये टाइम के साथ साथ इस तरह से डिक्रीज करते हैं, ये जो कर्व आते हैं वो टाइम के साथ साथ इस तरह से डिक्रीज करते हैं। ये डिक्रीज याद रखिएगा एक्सपोनेंशियल नेचर का नहीं है। जो कर्व आपने फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में देखा था, मेरे पिछले वीडियो में देखा था आपने, फर्स्ट ऑर्डर में एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा था, बस इतना से याद रखना, डिक्रीज तो होगा, डिक्रीज तो होगा, डिक्रीजिंग बट नॉन एक्सपोनेंशियल, डिक्रीजिंग बट नॉन एक्सपोनेंशियल। तो ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट कर्व आपसे पूछा जा सकता है। आइए अब मैं बात करता हूँ 1/80 और t की, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैंने आपको सिखाया 1/80 इज इक्वल टू 1/a0 प्लस kt। जब t की वैल्यू 0 हो जाएगी तो 1/80 किसके बराबर होगा, 1/a0 के बराबर होगा। सपोज ये 1/a0 है, उसके बाद में ये कर्व पॉजिटिव इंटरसेप्ट के साथ ऊपर जाएगा, y इज इक्वल टू c प्लस mx। मैं काफी बार इसकी बात कर चुका हूं, देखिएगा ये रहा इंटरसेप्ट बच्चों, इंटरसेप्ट तो 1/a0 के बराबर होगा, ध्यान से देखिएगा, और जो स्लोप होगा m वो किसके बराबर होगा, k के बराबर। इसको देख लीजिए, मैं रब करने वाला हूं अभी। ये y एक्सिस का वेरिएबल है 1/80, ये x एक्सिस का वेरिएबल है t, तो ये जो क्या है, ये तो इंटरसेप्ट हुआ, और जो इसके पहले वाली टर्म है स्लोप, स्लोप कितना होगा k, यानी कि इस कर्व में जो इंटरसेप्ट है वो पॉजिटिव के अंदर 1/a0 होगा, और जो स्लोप होगा वो भी पॉजिटिव होगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी, k के बराबर। तो कैसा करवाया, पॉजिटिव इंटरसेप्ट एंड पॉजिटिव स्लोप का करवाएगा। तो जब पॉजिटिव इंटरसेप्ट और पॉजिटिव स्लोप का करवाएगा, तो मैं एक बार इसको रब कर रहा हूं ताकि मैं कर्व बना सकूं। तो ये जो करवाता है, ये करवाता है इस तरह का, ये जो करवाता है इस तरह का, इसका जो इंटरसेप्ट है वो 1/a0 है, और जो इसका स्लोप है, इसको आप स्लोप बोलते हो थीटा, जो इसका स्लोप है वो k के बराबर है, और जो इसका इंटरसेप्ट है वो 1/a0 के बराबर है। तो ये कर्व भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। फिर बात करते हैं टी आर और ए की, आपको अभी भी सिखाया मैंने, टी आर प्रोपोर्शनल टू 1/a, ये आपको मैंने लिखा था क्या, a की पावर -1, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ये आएगा, a की वैल्यू बढ़ेगी तो टी ऑफ क्या होगा, कम होगा। लेकिन क्योंकि 1/a के प्रोपोर्शनल है, तो टी ऑफ और 1/a का जो कर्व आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। इस तरह से हम सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी काफी कुछ चीजें निकाल सकते हैं। तो ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स की वो बातें हुई जब रिएक्टेंट सिंगल टाइप का लिया जाता है। हम जानते हैं कि ऑर्डर अगर सेकंड है तो एक और केस भी बन सकता है जिसमें रिएक्टेंट दो अलग अलग टाइप के हों और उनकी जो इनिशियल कंसंट्रेशंस हो वो भी अलग अलग हो। आइए उसकी बात करते हैं। अब मैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के अंदर ही सेकंड केस की बात कर रहा हूं, जब दो अलग अलग टाइप के रिएक्टेंट जिनकी इनिशियल कंसंट्रेशन भी क्या होती है, अलग अलग होती है, उसकी बात करते हैं। आइए अब मैं बात कर रहा हूं केस 2 की, अब मैं बात कर रहा हूं केस सेकंड की या केस 2 की। आप देख पाएंगे
A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट। क्या सेकंड ऑर्डर रिएक्शन ऐसे भी नहीं हो सकती क्या? बिल्कुल हो सकती है। तो एट t इज इक्वल टू 0 एंड t टाइम, सपोज इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन A है, लेकिन इस रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन B है, और नो डाउट अगर मैं अलग अलग ले रहा हूं तो इनकी वैल्यू सेम नहीं है। तो t टाइम के बाद में इसकी जो कंसंट्रेशन आएगी, जिसको मैं बोलता हूं AT, वो तो आएगी A माइनस एक्स, और इसकी कंसंट्रेशन जिसको मैं बोलता हूं BT, ये आएगी P माइनस एक्स। इनिशियल दोनों की अलग अलग थी, लेकिन दोनों की स्टोइकियोमेट्री 1 1 होने के कारण ये भी x माइनस होगा और ये भी क्या होगा, x माइनस होगा। तो इसलिए ये वैल्यूज भी आपको याद रखनी है। एज पर रेट लो एक्सप्रेशन आई नो एज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2, तो क्या हो जाएगा, AT की पावर 1 और BT की पावर कितनी ले रहा हूं मैं, 1 ले रहा हूं। अब अगर मैं रेट का एक्सप्रेशन लिखता हूं, डायरेक्ट लिख देता हूं, अब तो आपको याद हो गया होगा। तो dx अपॉन dt, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया तो क्या आया, AT की वैल्यू कितनी है, a माइनस एक्स, और BT की वैल्यू कितनी है, b माइनस एक्स। तो इसको आप नंबर 1 डाल दीजिए। हर बार की तरह वेरिएबल सेपरेट करें, x वाले इधर ले आते हैं, तो dx अपॉन a माइनस एक्स b माइनस एक्स इज इक्वल टू k dt। और अगर मैं यही इंटीग्रेट कर दूं, इनको इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया जाए, तो ये इंटीग्रेशन लिमिट है 0 टू x, लिमिट है 0 टू t। अब मल्टीप्लाई के अंदर जब दो फंक्शन दिए होते हैं, मैथ्स में हमें थोड़ा सा इसको सीखना पड़ेगा। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स को तो मैं सलाह दे रहा हूँ कि अगला स्टेप आप लर्न कर लें। मैथमेटिक्स वालों को भी थोड़ी सी बात बता सकता हूँ। जब ऐसा हो जाए आपके सामने, तो आप इसका सॉल्यूशन पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से कर सकते हैं। आप इसका सॉल्यूशन पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से कर सकते हैं, कि इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। एक छोटा सा पॉइंट आपको ऊपर बताता हूँ। सपोज मुझे 1 अपॉन a माइनस एक्स और b माइनस एक्स की वैल्यू पुट करनी है, तो मैंने इसका एक दूसरा बनाया, इसका एक्सप्रेशन वो ये बनाया, 1 अपॉन a माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन b माइनस एक्स, और इस पूरी टर्म को डिवाइड करना है b माइनस a से। मतलब मैं ये प्रूव करूंगा कि इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूं, बस इतनी सी बात है। तो अगर ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर है, यानी कि अगर मैं इसको सोल्व करूं, मतलब एक दो स्टेप के बाद में, और ये एक्सप्रेशन आ जाए अगर, तो क्या मैं इसकी जगह पर इसको यूज कर सकता हूं? आइए देखते हैं। मान लीजिए मैंने इनका एलसीएम लिया, तो एलसीएम क्या है, a माइनस एक्स b माइनस एक्स। अब a माइनस एक्स ऊपर तो आ गया आपका b माइनस एक्स, और इधर चला गया माइनस a माइनस एक्स, तो माइनस a माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस a प्लस एक्स, और नीचे क्या लगा हुआ है बच्चों, b माइनस a। तो मैं क्या करूंगा, x से x कैंसिल हो गया, तो ये क्या बन गया, 1 अपॉन b माइनस a, ऊपर भी आ गया b माइनस a माइनस एक्स एंड b माइनस एक्स। अब आप समझ सकते हैं ये b माइनस a इस b माइनस a से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा फाइनली वही एक्सप्रेशन नहीं आ गया, देखना ध्यान दीजिए, आया कि नहीं आया। इसको देखो, इसको मैं नंबर डाल देता हूं, नंबर 2 1 है ना ये, इसको मैं नंबर 2 डाल देता हूं एक्सप्रेशन को, इसको नंबर 3 डाल देता हूं। तो मैंने बस इतना सा प्रूव किया है कि इसको जब हम सोल्व करते हैं तो भी यही आता है जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ। तो मैंने क्या प्रूव किया कि इसकी जगह पर मैं ये वाली वैल्यू भी पुट कर सकता। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको रब कर रहा हूं, अब मैं आपको प्रूव करके दिखा दिया है, अब मैं इसको रब कर रहा हूं तो वैल्यू पुट करता हूं। तो यहां से वापस इंटीग्रेशन के अंदर लिमिट लगी हुई 0 से x, तो इस टर्म की जगह क्या लिख रहा हूं, 1 अपॉन b माइनस a, 1 अपॉन a माइनस x, 1 अपॉन b माइनस x dx। अब जगह नहीं है तो इज इक्वल टू k dt, और इसकी लिमिट लगा रखी है आपने 0 टू t। अब इसको सोल्व करते हैं, ये तो कांस्टेंट है तो बाहर रहेगा,
ये तो इंटीग्रेशन के साइन से बाहर निकाल लिया, तो ये इंटीग्रेशन आ गया 1 अपॉन a माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन b माइनस एक्स लिमिट 0 टू x और इज इक्वल टू k dt और लिमिट लगा दी 0 टू t। अब ध्यान से इसका इंटीग्रेशन आपको पहले ही सिखा रखा है मैंने फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन a माइनस x ln a माइनस x, तो क्या हो जाएगा माइनस में 1 अपॉन b माइनस a, इसको मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं माइनस ln a माइनस x और माइनस माइनस प्लस हो गया माइनस ln b माइनस x, लिमिट वही रहेगी 0 टू x इज इक्वल टू kt। चलिए अब मैं इसको सोल्व कर रहा हूं, लोअर लिमिट है 0 और अपर लिमिट है x, तो जहां जहां x है वहां पहले तो x ही पुट करना है और बाद में क्या पुट करना है 0। तो इसको मैं आगे लेके चलता हूं, इसको मैं इधर लेके चलता हूं। तो जैसे मैं इसको कैलकुलेट करूंगा सोल्व करूंगा तो क्या आने वाला है, देखिए ये आ रहा है आपका kt को यही लिख देता हूं लेफ्ट में, kt इज इक्वल टू 1 अपॉन b माइनस a। अब मैं इसको सोल्व कर रहा हूं माइनस ln a माइनस x माइनस ln a माइनस x माइनस माइनस प्लस, अब अगली टर्म में x के साथ 0 पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा ln a। आगे चलते हैं प्लस ln b माइनस x और माइनस करूंगा तो यहां लिख रहा हूं माइनस ln b, ये वाली टर्म आपकी आ गई। अब आपको पता है log की प्रॉपर्टी, log x प्लस log y इज इक्वल टू log x इंटू y एंड log x माइनस log y इज इक्वल टू log x अपॉन y। तो मैं उसी प्रिंसिपल पर चल रहा हूं, तो जो प्लस वाली टर्म है बच्चों उनको एक तरफ ले लेता हूं। ये दोनों टर्म तो प्लस वाले हैं, ये तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और ये दोनों टर्म माइनस वाले ये डिवाइड हो जाएंगे। तो क्या बनेगा k इज इक्वल टू 1 बाई टी कर दिया, नीचे आ गया 1 अपॉन b माइनस a, और जब मैं इसको सोल्व करता हूं तो लिखता हूं ln प्लस वाली टर्म लिख लीजिए a और मल्टीप्लाई बाय में b माइनस x डिवाइडेड बाय b a माइनस x डिवाइडेड बाय b a माइनस x, और ये आपकी टर्म आ गई। तो इस तरह से इस कैटेगरी का के थोड़ा सा टिपिकली निकलता है। ये कब आएगा, ये फॉर्मूला कब यूज करना है, जब दो रिएक्टेंट दे रखे हो और दोनों की इनिशियल कंसंट्रेशन क्या हो, अलग अलग हो। तो इसको मैं नंबर डाल देता हूं, इसको नंबर डाल देता हूं मैं 3 नंबर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। तो ये काम हमारा किन रिएक्शंस के लिए हुआ, ये उन रिएक्शंस के लिए हुआ बच्चों जिन रिएक्शंस के अंदर दो रिएक्टेंट होते हैं, दोनों की इनिशियल कंसंट्रेशन अलग अलग दी हो। तो ये तो बात हो गई सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स के रेट कांस्टेंट को निकालने की, उसकी वैल्यूज पुट करने की। जब हम सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कराते हैं तो फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर के बीच की एक और कैटेगरी भी हम पढ़ाते हैं, उस कैटेगरी का नाम है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आइए हम देखते हैं स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस क्या होते हैं। कुछ रिएक्शंस को हम स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस बोलते हैं क्योंकि उनकी मोलिकुलरिटी ज्यादा होती है और ऑर्डर कम होता है। अब क्योंकि मैंने अभी तक आपको मोलिकुलरिटी बताई नहीं है, आप ही मान लीजिए ऐसे रिएक्शंस इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो ज्यादा होते हैं लेकिन ऑर्डर क्या होता है, कम होता है। उन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस बोलते हैं। आइए हम बात करें इसी एक्सप्रेशन में एक आपको इंपॉर्टेंट बात अगर मैं बताऊं कि मान लीजिए आपके पास A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, वही रिएक्शन ले रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ये रिएक्शन ले रहा हूं। अब इसमें भी इनिशियल है A है, इसकी B है, और बिल्कुल वही है A माइनस एक्स और B माइनस एक्स टी टाइम के ऊपर। तो रेट कांस्टेंट जो आपका आ रहा था 1 बाई टी B माइनस A ln A मल्टीप्लाई बाय B माइनस एक्स अपॉन B मल्टीप्लाई बाय A माइनस एक्स। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं। अब हमें अच्छे से पता है कि x b की कंपैरेटिवली बहुत कम है। अब मैंने एक कंडीशन लेके चल रहा हूं, इसको एक कंडीशन मैंने डाली, वो कंडीशन है व्हेन द वैल्यू ऑफ b इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, यानी कि जो b कैपिटल B वाले रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है इनिशियल b, उसकी वैल्यू उसकी a की इनिशियल कंसंट्रेशन अगर बहुत ज्यादा हो तो मैं इस एक्सप्रेशन को कैसे मोल्ड करूंगा, ध्यान से देखिएगा। हम लोग जानते हैं जब b की वैल्यू a से बहुत ज्यादा हो, a तो वैसे ही x से बहुत ज्यादा बड़ा होता है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। x तो वो अमाउंट होती है तो जाती है,
क्या x की कोई भी वैल्यू a या b से बड़ी हो सकती है क्या? नहीं, क्योंकि इनिशियल अगर a है तो भी x a से छोटा होगा और इनिशियल अगर b है तो भी x b से क्या होगा? छोटा। तो तीनों वैल्यूज में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी? x की। और a और b में मैंने क्या कंडीशन लगा दी कि a से बड़ी वैल्यू किसकी है? b है। तो मैंने बोला कि b बड़ा है a से और a बड़ा है x से, तो जहां जहां b माइनस a आएगा मैं अप्रोक्सीमेटली b लिख दूंगा, और जहां जहां b माइनस x भी आएगा वहां तो मैं पक्का ही क्या ले सकता हूं? b ले सकता हूं, क्योंकि अगर b की रिस्पेक्ट में a को छोड़ सकते हो तो b की रिस्पेक्ट में x को तो 100% छोड़ सकते हो, क्योंकि x की वैल्यू a से भी कम है। यानी कि अगर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में किसी एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा ले ली जाए दूसरे की कंपैरेटिवली, तो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाती है। कैसे? आइए देखते हैं। तो अगर मैं दो कन्वर्जन ये दो चेंजेस कर दूं इसके अंदर तो क्या होगा? देखिए b माइनस ए की जगह क्या लिखूंगा मैं? b। तो मैं यहां आ जाता हूं, k इज इक्वल टू 1/t। तो ये तो आ गया b माइनस ए की जगह b ln अब a इंटू बी माइनस एक्स। अब b माइनस एक्स इसके बराबर है b के बराबर, तो इस पूरी टर्म की जगह क्या लिख दिया मैंने? b, और नीचे b और a माइनस एक्स। तो बेटे यहां से b से भी कैंसिल हो जाए। और जो इस b की बात करूं, इसको अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा तो दोनों कांस्टेंट है, तो k इंटू बी इक्वल टू k डैश 1/t ln a अपॉन a माइनस एक्स। क्या आपको इसको देख के फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का रेट कांस्टेंट नहीं याद आ गया क्या? अगर मैं log 10 में कन्वर्ट करता हूं तो k डैश क्या होगा? 2.303 अपॉन t log 10 बेस a अपॉन a माइनस x। आप देख लीजिए कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस भी इसको फर्स्ट नंबर दे देते हैं, इसको नंबर 2 दे देते हैं, इसको बोल देते हैं थर्ड। यानी कि अगर आप सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस में भी किसी एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन दूसरे की कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा ले लोगे तो वो रिएक्शन भी अल्टीमेटली किसको फॉलो करेगी? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगी। इसलिए मैं क्या कह सकता हूं? ऐसे रिएक्शन को सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस कहते हैं। अब मैं डिफाइन करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ऐसी बाइमोलिकुलर रिएक्शंस, ऐसी रिएक्शंस जिनकी मोलिकुलरिटी तो 2 हो लेकिन जो ऑर्डर हो वो केवल एक ही कंसंट्रेशन में डिपेंड करे, ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस बोलते हैं। तो जब भी कोई न्यूमेरिकल आए इनके ऊपर तो बहुत ध्यान से करिएगा। अगर उसने बोल रखा है रेट कांस्टेंट फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन तो आपने k लिखना है, ये वाला k बच्चों, ये वाला k। और अगर आपको बाय चांस बोल दे रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो फिर आपने कौन सा के लेना? के डैश वाला लेना है। तो ये बात आप क्या सीखे कि जब भी किसी रिएक्शन में दो रिएक्टेंट हो और उनमें से एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो